Hello everyone. As you can expect from what we just saw, today we are going to discuss about medical negligence. So time and again हम ये देखते हैं कि जब भी किसी के रिलेटिव की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है या फिर किसी मेडिकल प्रोसीजर में गलती हो जाती है, the wrath of all the people is finally leashed on doctors. हर कोई डॉक्टर्स को ब्लेम करता है. तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर की एक्चुअली लाइबिलिटी क्या बनती है in case such a thing happens. Medical negligence in India can be divided into two parts. First, we can deal with it under civil law and secondly, we can deal with it under criminal law. Civil law के अंदर आप इसे tort के अंदर क्लेम कर सकते हैं damages को, या फिर आप क्लेम कर सकते हैं damage Consumer Protection Act के अंदर. Under criminal law, you can go under IPC, that is our Indian Penal Code, and claim that the doctor acted rashly and negligently and claim punishment or damages. So first of all, we'll discuss the civil law. That is first law of tort. Under law of tort, negligence proof करने के लिए 3 elements proof करना जरूरी होता है. First, that there was a duty to take care. यानी कि एक इंसान के पास जिसके ऊपर आप negligence allege कर रहे हैं, उसकी एक्चुअली में ड्यूटी थी कि वो उतनी केयर टेक करे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ड्यूटी उसकी रीजनेबल फोरसाइट में होनी चाहिए. अगर एक एग्जाम्पल देके बताया जाए तो मानिए कि एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अंदर बहुत ही लंबी लंबी वॉल्स बनाई गई है. नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट जिसका भी वो क्रिकेट स्टेडियम है उसने एक्सपेक्ट किया कि लंबी वॉल्स बनाने की वजह से बॉल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर नहीं जाएगी. बट द बैट्समैन हिट द बॉल इन सच अ वे दैट स्टिल बॉल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर गई और बाहर किसी को इंजर कर दिया. अब हम बोल सकते हैं कि इतना सच अ हिट वाज नॉट विद इन द रीजनेबल फोरसाइट ऑफ द ओनर ऑफ दैट क्रिकेट स्टेडियम, और इसीलिए उसको नेग्लिजेंट नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसकी ड्यूटी टू टेक केयर वाज फुलफिल्ड. द सेकेंड एलिमेंट इज ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, यानी कि जो ड्यूटी थी उस इंसान के ऊपर, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया या फिर उसे फॉलो नहीं किया. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रोल प्ले करता है जिसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर, यानी कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अगर एक एग्जाम्पल देके मैं आपको इसको समझाऊं तो एक मार्केट में हम गए, वहां पे ओपन इलेक्ट्रिक वायर हैंग हो रहा है. इटसेल्फ स्पीक्स दैट जो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी टू नॉट हैव ओपन इलेक्ट्रिक वायर्स इन द मार्केट प्लेस, वो ब्रीच हुई थी. And therefore, that thing spoke for itself and the principle of res ipsa loquitur will apply and the government will be held liable for negligence. The third element for negligence under law of tort is damage. Now, there should be ultimate damage to claim negligence under law of tort. ये damage फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है. अगर किसी को किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा हुआ है नेग्लिजेंस की वजह से, देन ऑल्सो दे कैन क्लेम डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट. लेकिन जब हम स्पेसिफिकली मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रोल प्ले करता है किसी को भी मेडिकली नेग्लिजेंट बोलने के लिए. दिस टेस्ट इज कॉल्ड द बोलम टेस्ट. इस टेस्ट में कहा गया है दैट नो मेडिकल प्रोफेशनल विल बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस अंटिल उनका स्टैंडर्ड एक रीजनेबल मेडिकल प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड के नीचे फॉल करे. यानी कि जस्ट बिकॉज सम मिस्टेक हैपेंड व्हाइल कंडक्टिंग अ मेडिकल प्रोसीजर दे विल नॉट बी हेल्ड नेग्लिजेंट, and the standard through which they conducted that procedure should be below what a reasonable medical professional will be expected to do. ये बहुत ही important है because we know that medical professionals are providing a service to the nation and हर mistake के लिए उनको negligent held नहीं किया जा सकता. Therefore, this standard is used very widespread in India. The second law जिसके अंदर सिविल लॉ के अंडर लाइबिलिटी क्लेम की जा सकती है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अंडर दिस the person who claims damages can go to the consumer protection court and there they can claim damages. यहाँ पे 2 टाइप के सवाल रेज किए जाएंगे. फर्स्टली, वेदर मेडिकल प्रोफेशन और जो भी सर्विस उसके अंडर प्रोवाइड की जा सकती है वो सर्विसेज के अंडर आएगा कि नहीं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर सर्विसेज को डिफाइन किया गया है और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिनमें कहा गया है कि मेडिकल सर्विस डज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज. इसीलिए अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है उसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि क्या
किसी मेडिकल प्रोसीजर में कमी आने की वजह से हम उसे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस प्रूव करें। अगेन देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें कहा गया है कि अगर मेडिकल प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं होता है या फिर बिलो स्टैंडर्ड होता है तो उसे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कह के डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। लास्टली हम मेडिकल नेग्लिजेंस को क्रिमिनल लॉ के अंडर भी डील कर सकते हैं। इसके अंडर हमें आईपीसी में जाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 304A। सेक्शन 304A रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की बात करता है। इन दिस सेक्शन द एक्ट शुड बी सो रैश एंड सो नेग्लिजेंट कि आपको देखते ही पता चल जाए दैट दिस पर्सन इज लायबल, देयरफॉर डैमेजेस और पनिशमेंट कैन बी ग्रांटेड। Again under IPC the test of Bolam standard is applied, यानी कि अगर the standard that the professional has followed is so below standard जो एक reasonable डॉक्टर फॉलो करे तभी उन्हें liable held किया जा सकता है। कोर्ट्स ने रिपीटेडली ये इंटरप्रिटेशन दिया है दैट मेडिकल सर्विस इज अ नोबल सर्विस एंड कोई भी डॉक्टर अब जानबूझ के अपने पेशेंट को हार्म नहीं करता है, इसीलिए हर एक छोटे एक्ट के लिए उन्हें क्रिमिनली नेग्लिजेंट हेल्ड नहीं किया जा सकता एंड ओनली व्हेन दे सैटिस्फाइड द बोलम टेस्ट कैन दे बी हेल्ड लायबल। Thus these were the 3 acts under which medical negligence can be claimed. I hope this lesson was helpful. Stay tuned for further updates.